Assalamu alaikum students, welcome back. My name is Khurram Gill from STARS, head office Johor Town Lahore. और आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, आज हमने इसको कंटिन्यू करना है। कल वाले लेक्चर में लास्ट पे मैंने ये बात बताई थी कि आपको याद होगा कि 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ाई थी, एक जनरल फॉर्म पढ़ाई थी। आज हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, क्लियर है? उससे कल वाले जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड हमारा काम आज चलना है। देखिए एक आसान सी बात करो, एक आसान से क्वेश्चन से बात स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी और सिंपल क्वेश्चन से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल जो 6 की 6 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई थी, एक जनरल फॉर्म पढ़ाई थी, मुझे यकीन है कि वो आपके माइंड में होंगी कुछ ना कुछ कि हमने क्या पढ़ा था कल। तो वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस कल का हमारा टॉपिक था, याद हो। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा टॉपिक ये चल रहा था, अगर आपको याद हो। जो मेन हेडिंग थी हमारी ये थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ। द इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स x-axis at 4,0 and y-axis at 0,2 is। आपने भी इक्वेशन बतानी जो x एक्सिस को भी कट कर रही है, y एक्सिस को भी कट कर रही है। ऑप्शन है 2x + y - 4 = 0। बीटा ऑप्शन है x + 2y - 4 = 0। सी ऑप्शन है 2x + y + 4 = 0। डेल्टा ऑप्शन है x + 2y + 4 = 0। आपको याद हो कि कल जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई थी, 2 लग सकते हैं इसके ऊपर। पहले तो 2 पॉइंट फॉर्म भी लग सकती है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके पास x एक्सिस में पॉइंट कट कर रहा है तो वो a0 होता है, और इसमें जो a है x इंटरसेप्ट होता है। जो a है वो क्या होता है, x। इसी तरह कोई पॉइंट y एक्सिस को कट कर रहा तो 0b होगा, और इसमें जो b है वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा। जो 0b है वो कौन सा इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट होगा। अगर x इंटरसेप्ट भी पता हो, y इंटरसेप्ट भी पता हो, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन की आप ये वाली फॉर्म यूज करते हो, x/a y/b = 1। अब इसमें देखें, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। आई मीन ये वाली वैल्यू a की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू, b की। तो लगा दें, x की जगह पर आ जाएगा, a की जगह पर 4 आ जाएगा और b की जगह पर 2 आ जाएगा = 1। तो क्या बनेगा, x + 2y = 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा जी, बीटा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, बी आंसर होगा। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, बी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 1 1 and perpendicular to line x + y - 4 = 0 is। वो लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इसमें से पास कर रही है और इसमें से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, नंबर 1 है x + 2y - 2 = 0। बीटा ऑप्शन है x + y - 2 = 0। सी ऑप्शन है x + y + 2 = 0। सी डी ऑप्शन है x + y - 1 = 0। एक बात तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन आता है
कुछ भी ना आपके पास हल हो तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता, कुछ भी नहीं आता, देखें सबसे आसान सा ट्रिक ये है, जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पॉइंट गिवन है आपके पास, इस पॉइंट के साथ बैक सॉल्व करना है। बैक सॉल्व का मतलब कि इस पॉइंट को सारी ऑप्शन में पुट करके देखें, इसको जरा बी में पुट करें, 1 प्लस माइनस 2, बताएं 0 इक्वल टू 0 दोनों साइड इक्वल आ रही, तो जिस साइड पे दोनों साइड इक्वल आ जाए वही आंसर होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना ये वाला कि जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट पुट करके बैक सॉल्व कर लो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बैक सॉल्व करने से अगर पॉइंट गिवन है। लेकिन हम इसको सॉल्व करने का मेथड भी सीखते हैं। देखिए पॉइंट गिवन है और लाइन गिवन है, तो उसकी स्लोप निकाली जा सकती है। क्या होती है स्लोप? माइनस एक्स ओवर वाई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ ए ओवर कोएफिशिएंट ऑफ बी। तो बताएं इसकी स्लोप 1 आ जाएगी, लेकिन आपने परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी, वो कितनी होगी? -1 होगी। स्लोप और पॉइंट पता हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? y माइनस y1 इंटू एम इंटू एक्स माइनस x1, आपको याद होगा y माइनस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लें, आंसर तब भी क्या बनेगा? बीटा। सॉल्व करना तो सॉल्व कर लें, बैक सॉल्व करना तो बैक सॉल्व कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है, पॉइंट गिवन है उसको बैक सॉल्व कर लें। फिर यूईटी के टेस्ट में ही 2 बार ये क्वेश्चन आया, 14-15 में 2 बार ये वाला क्वेश्चन आया। The coordinates of the line y equal to mx plus c are given in table below। एक टेबल बना हुआ था, उसमें x और y की कोऑर्डिनेट्स का मतलब x y की वैल्यू होता है, x y की वैल्यूज गिवन थी, ठीक है, x की वैल्यू गिवन थी, y की वैल्यू गिवन थी, 0 1 1 2 2 3 3 4। देन आपने m और c की वैल्यू बतानी थी। देन values of m and c are, m और c की वैल्यू बतानी थी, m0 c0, बीटा ऑप्शन है m1 c1, c ऑप्शन है m0 c1, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बड़ा आसान काम है। इक्वेशन कौन सी है आपके पास? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें पहले आप x की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू? y की। सबसे पहले आपने इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दें, तो c तो डायरेक्ट आ गया, c1 आ गया। फिर आप इसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दें और x की वैल्यू पुट कर दें। 2 इक्वल टू m प्लस 1, m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, तो m 1 होगा, c भी 1 होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बीटा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जी? बीटा। ठीक हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी यूईटी के टेस्ट में आया हुआ है। फिर अगला टॉपिक देखें, अगला क्वेश्चन देखें। फिर देखें कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन x minus √3 y plus 1 equal to 0 is। इस लाइन का आपने इंक्लिनेशन बताना है। ऑप्शंस हैं 30 डिग्री, बीटा ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कैसे बताएंगे जी इंक्लिनेशन? आप इसकी स्लोप निकाल लें। आपको पता है स्लोप क्या होता है? -x और y। और आपको पता है स्लोप किसके इक्वल होती है? टेंजेंट अल्फा के। टेंजेंट अल्फा क्या होगा? √3। अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा जी? टेंजेंट इनवर्स 1/√3 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर माइनस आता है तो 180 में से माइनस कर देते। याद रख लेना इंक्लिनेशन के केस में अगर इंक्लिनेशन पूछा हुआ हो
सिर्फ इंक्लिनेशन, वैसे टेंजेंट में से माइनस बाहर नहीं आता, माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन इंक्लिनेशन पूछा हो अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, पाई में से माइनस करना है। तो इंक्लिनेशन निकालने के लिए पाई में से क्या कर देना आपने, माइनस कर देना इन केस ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखिएगा एक नया क्वेश्चन करवाता हूं, वो है डिस्टेंस बिटवीन बल्कि डिस्टेंस को परपेंडिकुलर, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। आपने डिस्टेंस बताना है पॉइंट से लाइन का। अगर आपके पास पॉइंट है x1 y1, लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दोनों के दरमियान आपने बताना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला देखें, आपने पॉइंट इसमें पुट कर देना है, जो भी पॉइंट है उसे आपने इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पर पुट कर देना है। डिवाइड किससे करना है आपने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, आसान सा फार्मूला है। पॉइंट पुट कर देना इस इक्वेशन में और डिवाइड कैसे करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई से। इस टॉपिक से रिलेटेड जीके के टेस्ट में भी क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट के टेस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखें क्या क्वेश्चन था, द डिस्टेंस, और याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं भी लिखा होगा तो याद रखिएगा डिस्टेंस होता ही परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 102 लाइन x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन है √5, 1/√5, 1/5, नन ऑफ दीज। कैसे बताएंगे डिस्टेंस? अभी मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि डिस्टेंस बताने के लिए क्या करना है, पॉइंट पुट कर देना इक्वेशन में और डिवाइड कर देना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई से। तो ये वाला पॉइंट स्ट्रेट इसमें पुट कर दें डिस्टेंस बताने के लिए। 1 - 0 + 4 मोड इस वजह से लिया क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो मोड लेके डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाया जाता है। डिवाइड किससे करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा 5/√5। तो ये क्या बन जाएगा, ये √5 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फा आंसर बनेगा। गॉट इट जी, समझ आ गई बात यहाँ तक आप लोगों को? आगे चलते हैं। उसके बाद एक और फार्मूला पढ़ाता हूं, डिस्टेंस बिटवीन, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, 2 पैरेलल लाइंस। आपने 2 पैरेलल लाइनों के दरमियान डिस्टेंस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन भी जीके के टेस्ट में आया जी, ये वाला क्वेश्चन भी जीके के टेस्ट में आया हुआ है, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रही हूं। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 3x - 4y + 1 = 0 and 3x - 4y + 9 = 0। डिस्टेंस बताना है आपने जी। ठीक है, 11 ऑप्शन है, 1 2 3 0। 2 पैरेलल लाइनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना पॉसिबल होता है। याद रखिएगा हर 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस नहीं निकाला जा सकता। किन 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते जो पैरेलल हो? सिर्फ डिस्टेंस जो है पैरेलल लाइंस के दरमियान आ सकता है, अदरवाइज नहीं मालूम हो सकता। तो क्या शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट ये कि दोनों के कांस्टेंट्स को माइनस कर दें। अगर आपने पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बताना है तो इन दोनों के कांस्टेंट्स को 11 में से 1 को माइनस कर दें, शॉर्टकट है।
डिवाइड किससे करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। शॉर्टकट ये है कि आपने दोनों के कांस्टेंट्स को क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक कर दिया। और ये तभी पॉसिबल होगा जब लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल नहीं होगी तो फिर डिस्टेंस नहीं होगा। इसको इसमें से क्या किया, माइनस किया। डिवाइड किसी के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से, तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा, 10/5। तो इट इज 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक हो गया जी। याद रखिएगा डिस्टेंस तब निकाला जा सकता है लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस x minus y plus 4 equal to 0, 2x plus 2y minus 1 equal to 0। क्या इन दो लाइंस के दरमियान हम डिस्टेंस बता सकते हैं? शॉर्टकट मैंने बता दिया और मेथड भी बता दिया कि दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हम तब निकाल सकते हैं जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ऑप्शन है 7/2 बीटा ऑप्शन है √8, सी ऑप्शन है 1/√8, डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा जी, बताएं क्या आंसर करेंगे? ऑफ कोर्स आप इसका आंसर नन ऑफ दीज करेंगे। और भाई लाइंस पैरेलल हैं, कैसे पैरेलल है? कोएफिशिएंट देखिए स्लोप सेम बनती है, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए कोएफिशिएंट का बराबर होना जरूरी है। लाइनें पैरेलल तो हैं लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए कोएफिशिएंट्स का बराबर होना जरूरी। तो बना लो कोएफिशिएंट बराबर, या इसमें से 2 कॉमन लेना, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब होगी लाइंस पैरेलल, डिस्टेंस कोएफिशिएंट बराबर हो गए, तो बताएं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इन दोनों को माइनस कर दें, ठीक है, करें माइनस। 8 - 1 डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9/√8। तो क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? डेल्टा आंसर बनेगा 9/√8 आंसर है जी। क्लियर है, हो गई ये वाली बात? तो इनके दरमियान भी डिस्टेंस निकल सकता है, कोएफिशिएंट का बराबर होना जरूरी, या नहीं भी बराबर तो आप बराबर बना सकते हैं। तो याद रखिएगा लाइंस पैरेलल तब होती है जब उनके स्लोप बराबर हो। तो लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए कोएफिशिएंट्स का बराबर होना जरूरी है, इस वजह से किया। फिर जीके के ही टेस्ट में, नॉर्मल जीके के टेस्ट में जितनी बार भी क्वेश्चन आया वो ऐसा ही आया होगा। जीके के टेस्ट में 14 में भी यही क्वेश्चन आया था। द लाइंस a1x plus b1 plus c and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are पैरेलल इफ। ये लाइंस कब पैरेलल होंगी? ऑप्शन था, यहां पे माइनस था। ये दो लाइंस जो है वो कब पैरेलल होंगी? ऑप्शन थी a1 b2 प्लस a2 b1 इक्वल टू 0। बीटा ऑप्शन थी a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन थी a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। डेल्टा ऑप्शन थी a1 a2 माइनस b1 b2 इक्वल टू 0। दो लाइंस के दरमियान आपने डिस्टेंस बताना, दो लाइंस को बताना कि पैरेलल कब होंगी। तो दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। दोनों की स्लोप निकालना। पहली लाइन की स्लोप आएगी -a1/b1, दूसरी लाइन की स्लोप क्या आएगी? -a2/-b2। क्या आ जाएगी? a2/b2। तो लाइंस पैरेलल हो तो बताया हुआ है कि स्लोप इक्वल होती है। -a1 b1 a2 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -a1 b2 इक्वल टू a2 b1। एक साइड पे ले जाए, इसको उधर ले जाए, प्लस हो जाएगा। तो कौन सा आंसर बनेगा? फिर अल्फा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर होगी बात ये वाली? यहां तक हमने पढ़ा कि दो लाइंस पैरेलल हो, यहाँ दो लाइंस पैरेलल हो तो डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं, पैरेलल हो तो कंडीशन क्या बनती है। ठीक है जी, इस बात को जहन में रखना है आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने केयरफुली समझना है।
वो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग vertices 0 to 0 0 and 4 0 is एरिया और ट्राइंगल बताना है जिसके वर्टिसेस ये वाले हैं। ऑप्शन है जी 4 यूनिट्स, बीटा ऑप्शन है 8 यूनिट्स, सी ऑप्शन है 10 यूनिट्स, डेल्टा ऑप्शन है 12 यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टिसेस से बताना है। तो आपको याद हो कि इस एफएससी में भी आपने पढ़ा हुआ है कि वर्टिसेस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे बताते हैं। मैं फार्मूला फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है विद वर्टिसेस तो कैसे निकाल लेंगे? फार्मूला है 1/2, पहला पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा और लास्ट पे 1 1 लगा देंगे। ठीक हो गया जी। तो याद रखिएगा आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है विद वर्टिसेस। तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट लगाएंगे, दूसरा पॉइंट लगाएंगे, तीसरा पॉइंट लगा देंगे, 1 1 लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस केस में कैलकुलेट करते हैं। 1/2, पहला पॉइंट कौन सा है 0 2, दूसरा पॉइंट कौन सा 0 0, तीसरा पॉइंट कौन सा 4 0, लास्ट में 1 1 लगा दें। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो इसका जो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट आपने करना है, इसका आंसर आ जाएगा बीटा। बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा करेक्ट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है एंगल। बल्कि इससे पहले पढ़ लेते पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अगर आपने किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी विद रिस्पेक्ट टू लाइन तो कैसे बताते हैं? देखें, Px1 y1 पॉइंट है, ax प्लस by प्लस c लाइन। अगर आपने पॉइंट की पोजीशन बतानी है ना तो क्या करना है, आपने ये पॉइंट लाइन में पुट कर देना है, ये पॉइंट इसमें पुट कर देना, ax1 प्लस by1 प्लस c। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट अबव द लाइन होगा, ठीक है। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो बिलो द लाइन होगा, और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो ऑन द लाइन होगा, ठीक है। तो 3 पोजीशंस हैं, किसी भी पॉइंट की लाइन के रिस्पेक्ट से अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, लाइन के ऊपर भी हो सकता है। देखें ये लाइन है तो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तीनों जगह पर हो सकता है, अबव, बिलो या ऑन। अच्छा, ये फार्मूला तब लगता है जब बी पॉजिटिव हो। याद रखिएगा ये फार्मूला लगाने के लिए बी का पॉजिटिव बनाना जरूरी है। अगर बी पॉजिटिव नहीं होगा तो ये फार्मूला नहीं लग सकता, पोजीशन ऑफ पॉइंट नहीं बता सकते। इसलिए अगर बी नेगेटिव होगा तो आप पहले उसको बनाएंगे पॉजिटिव। द पॉइंट 0 2 लाइज द लाइन, लाइन है जी x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। किस साइड पे लाई करेगा? ऑप्शन है अबव, ऑप्शन है बिलो, सी ऑप्शन है ऑन द लाइन, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्या करना है, पॉइंट लाइन में पुट करना है, आंसर चेक करना है, पॉजिटिव आ जाए अबव, नेगेटिव आ जाए बिलो, और अगर 0 आ जाए तो ऑन द लाइन होगा। यहाँ पे ये कर नहीं सकते हम, क्योंकि y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना जरूरी। तो पहले आप पॉजिटिव बनाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके। याद रखिएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट बताने के लिए y का पॉजिटिव होना जरूरी है। अब पॉइंट इसमें पुट कर दें, 0 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4। आंसर चेक कर लें, इसका 2 पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? अबव द लाइन। क्लियर है? अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो अबव द लाइन होगा, नेगेटिव आ जाए तो बिलो द लाइन होगा। और ये फार्मूला लगाने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव, y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक
इसी से रिलेटेड है। अगर 2 पॉइंट्स हो तो उसमें भी पोजीशन ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है जी, ये 2 पॉइंट्स हैं, पहला है Px1 y1, दूसरा है Q है x2 y2 है, ठीक है। अगर आप इसे लाइन में पुट करते हैं पहले पॉइंट को भी और दूसरे पॉइंट को भी, ax2 प्लस by2 प्लस, अगर दोनों के साइन सेम आ जाते हैं या दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं, दोनों नेगेटिव आ जाते हैं, तो अबव दोनों पॉइंट सेम साइड पे होंगे। पॉइंट्स क्या होंगे? सेम साइड पे होंगे। और अगर एक का साइन पॉजिटिव आता है, एक का उलट आता है, तो पॉइंट्स अपोजिट साइड पे होंगे। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक, अगर 2 पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो एहतियातन याद कर लें। एहतियातन याद कर लें कि अगर पॉइंट पुट करने पे दोनों सेम आंसर आए या दोनों पॉजिटिव आए या दोनों नेगेटिव आए, तो पॉइंट सेम साइड पे होंगे लाइन के। और अगर साइन अपोजिट आ रहे, पॉजिटिव आ रहे, नेगेटिव आ रहे, तो अपोजिट साइड पे पॉइंट होंगे। एक अबव होगा तो दूसरा क्या होगा? बिलो होगा। इसी से रिलेटेड है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए अभी तक हमने कोई चीज़ स्किप या मिस नहीं की, हम इसको डिटेल से ही पढ़े और डिटेल से ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है एंगल बिटवीन लाइंस। हम 2 लाइंस के दरमियान एंगल कैसे बताते हैं? याद रखिए अगर 2 लाइंस है ना, उसके दरमियान एंगल हमेशा हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताना होगा। उसके लिए आपको दोनों की स्लोप का पता होना जरूरी है। तो 2 लाइंस के दरमियान एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले सेकंड लाइन की स्लोप आती है माइनस पहली लाइन की स्लोप आती है 1 माइनस m1 प्लस m2। देखें जहां पर एंगल खत्म हो रहा है ना, जहां पे एरो होगा वो स्लोप पहले आएगी और जहां से शुरू हो रहा है बाद में आएगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। तो ये फार्मूला हम यूज करते 2 लाइंस के दरमियान एंगल निकालने का। क्वेश्चन इसका बड़ा आसान आता है। क्वेश्चन देख लें, एंगल बिटवीन लाइंस x प्लस √3 y प्लस √3 इक्वल टू 0 एंड √3 x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। इन 2 लाइंस के दरमियान एंगल बताना है। ऑप्शन है जी 30, 60, 90 या नन ऑफ दीज। तो वंस अगेन आप दोनों लाइंस के दरमियान स्लोप बताएंगे। आप क्या बताएंगे? दोनों लाइंस की स्लोप निकाल लेंगे जी। इस लाइन की स्लोप निकाल लो तो ये आ जाएगी -√1/3। इस लाइन की स्लोप निकाल लो जी, आ जाएगी √3। अब यहाँ पे फार्मूला लगाए बगैर भी आंसर बता सकते हैं। आपको पता है कि दोनों लाइंस की स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या बन रही है? -1 बन रही तो एंगल 90 होगा। अगर दोनों लाइंस की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 बन रही तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप इसको वैसे ही फार्मूला लगाकर कर लें, फिर भी आंसर सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट आंसर बता दें। कर लें नोट ये वाला क्वेश्चन आप लोग। आगे चलते हैं जी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। बड़ा आसान काम है। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? देखिए मैंने इक्वेशन लिखी है एक, इसमें x की डिग्री 1 है, y की डिग्री भी 1 है, दोनों वेरिएबल की डिग्री बराबर है। अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों तीनों जितने भी वेरिएबल उनकी डिग्री इक्वल हो तो उसे होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन। इसी तरह देखिए एक और इक्वेशन लिखता हूँ, x² माइनस 4xy प्लस y² इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2 है। इसमें देखें वेरिएबल की टोटल डिग्री 2 बनती है, डिग्री ऐड होती है हमेशा, और इसकी डिग्री भी क्या है? 2 है। बराबर है वेरिएबल की डिग्री, ठीक है, क्योंकि टोटल डिग्री जमा होती है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। इसी तरह देखें x³ माइनस 5y³ इक्वल टू 0। इसमें भी डिग्री 3 है, इसमें भी डिग्री 3 है। ये तो ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है। हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल में तमाम टर्म की डिग्री का सम सेम बने उसे क्या कहते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन यूं करते हैं, द इक्वेशन f of x y equal to 0
is called homogeneous equation if f of kx ky, यानी कि x के भी k और y के जब भी k पुट कर दे और k बाहर आ जाए किसी पावर के साथ तो वो होमोजेनियस इक्वेशन होती है। और इसमें जो n है उसको डिग्री ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं इसमें x की जगह पर kx पुट कर देता हूँ, इसमें x की जगह पर kx पुट कर देता हूँ, y की जगह पर ky पुट कर देता हूँ। देखो इस सब में से k स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा, और कॉमन आने के बाद जो इक्वेशन बन रही है वो वही नहीं बन रही जो पहले थी। k स्क्वायर कॉमन आ गया, सब में से k बाहर निकल आया था, होमोजेनियस इक्वेशन है। और इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसी तरह इस होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 3। मैथमेटिकल फॉर्म आप याद रखना इसकी, ठीक है, कि k बाहर आ जाता है, कोई भी वैल्यू k x को kx से रिप्लेस कर दे, y को ky से रिप्लेस कर दे, बाहर आ जाए किसी भी पावर के साथ, तो होमोजेनियस इक्वेशन होती है। बहरहाल हमारा काम इसमें से क्या है? हमने इसमें से सिर्फ टैकल करना है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। देखें इस इक्वेशन को कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 2, और याद रखिएगा ये रिप्रेजेंट करती है दो लाइंस को। होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 किसको रिप्रेजेंट करती है? दो लाइंस को, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और याद रखिएगा ये होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री ज्वाइंट इक्वेशन होती है, दो लाइंस को जो ओरिजिन से पास करती हैं। क्लियर है बात? किसको रिप्रेजेंट करती है? दो लाइंस को, जो कहां से पास करती है? ओरिजिन से। अच्छा, वो दोनों लाइंस जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं, उनकी नेचर की बात कर रहा हूं। लाइनें रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं, लाइनें रियल एंड कोइंसिडेंट भी होती हैं। वो जो लाइंस हैं वो इमेजिनरी लाइंस भी हो सकती हैं। मैंने आपको बताया है कि ये जो इक्वेशन है सेकंड डिग्री, ये दो लाइंस के एक पेयर को रिप्रेजेंट करती है। वो पेयर लाइंस का रियल डिस्टिंक्ट, रियल कोइंसिडेंट, रियल कोइंसिडेंट का मतलब पैरेलल भी होता है। रियल कोइंसिडेंट को क्या कह सकते हैं? पैरेलल भी, इमेजिनरी भी हो सकती हैं। रियल डिस्टिंक्ट तब होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, कोइंसिडेंट तब होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और इमेजिनरी तब होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। ये तीन तरह की उनकी नेचर हो सकती है लाइंस की, कि लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, रियल एंड कोइंसिडेंट हो सकती हैं, इमेजिनरी हो सकती हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। पहला क्वेश्चन देखिए, द लाइंस represented by x square minus 4xy plus 5y square equal to 0 और ऑप्शन है इमेजिनरी, बीटा ऑप्शन है रियल एंड कोइंसिडेंट, सी ऑप्शन है रियल एंड डिस्टिंक्ट, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स आपने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही बताना है अगर आपने लाइंस की नेचर बतानी है। उसके लिए ए बी एच की वैल्यू चाहिए। तो बताएं ए की वैल्यू कितनी होगी? 1। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये होगी। एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो एक्स वाई वाली टर्म है इसको 2 पे डिवाइड करें तो एच की वैल्यू आ जाएगी। एच की वैल्यू आ जाए, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ जाए। बताएं कैसे नेचर ऑफ लाइन चेक करनी है? एच स्क्वायर माइनस ए बी डिस्क्रिमिनेंट के साथ, तो -2 का स्क्वायर -1 इंटू 5, तो -1 नेगेटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आने का मतलब क्या है? कि लाइन जो है इमेजिनरी। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आने का मतलब है लाइंस क्या है? इमेजिनरी। याद रखिएगा नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ जाए तो लाइंस क्या होंगी? इमेजिनरी होंगी। तो आपने सिंपल डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, for what value of k the lines x square minus k xy plus y square equal to 0
y इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। और मैंने बता दिया कि कोइंसिडेंट की जगह पर दूसरा वर्ड क्या आ सकता है, पैरेलल भी आ सकता है। कोइंसिडेंट की जगह पे वर्ड क्या आ सकता है, पैरेलल भी। ऑप्शन है k इक्वल टू प्लस माइनस √2, बीटा ऑप्शन है k इक्वल टू प्लस माइनस 2, सी ऑप्शन है k इक्वल टू प्लस माइनस 1, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। वंस अगेन आपने डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। तो बताएं a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 1, h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट टर्म को 2 पे डिवाइड करेंगे। बस h के लिए ख्याल रखना है कि आपने प्रोडक्ट टर्म को किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, a स्क्वायर माइनस ab जी, कितनी वैल्यू है h की, माइनस k ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, और ये 0 होगा। तो बताएं k स्क्वायर इक्वल टू 4 बन जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। बीटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। अभी हम पढ़ रहे थे कि लाइंस की नेचर कैसे हो सकती है, फिर हम इससे रिलेटेड एक और भी बात समझते हैं कि ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और अगर आपने इनके दरमियान एंगल बताना है दोनों लाइंस के दरमियान, एक हमने पहले भी फार्मूला पढ़ा है भाई, वो तो कोई सी भी दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालने का फार्मूला है ना, लेकिन ये जो फार्मूला बताने लगा हूं ये होमोजेनियस इक्वेशन की दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालने का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। अगर आपने एंगल निकालना है दो लाइंस के दरमियान वो होमोजेनियस, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी। और आपको पता है यहां से दो बातें बड़ी क्लियर हैं कि लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल, ये पहले मैंने लिखवा दिया ये वाला हिस्सा। अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो 0 होगा और लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगी अगर a प्लस बी 0 होगा। तो याद रखिएगा होमोजेनियस इक्वेशन से बनने वाली दो लाइंस का एंगल निकालने का ये फार्मूला है। वो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर ये 0 होगा, परपेंडिकुलर होंगे, डिनोमिनेटर 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखें। द एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से बनने वाली दो लाइंस का एंगल निकालना है आपने। ठीक है, ऑप्शन है जी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या नन ऑफ दीस। क्या करना है वही मेथड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कैसे करेंगे, ए बी एच की वैल्यू निकाल लेंगे। बताएं ए की वैल्यू कितनी है 1 है, एच की वैल्यू कितनी है -1/2 है, और बी की वैल्यू कितनी है 6 है। ए बी एच की वैल्यू निकाल ली। अब फार्मूले में पुट कर दें, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है जी -1/2 का स्क्वायर -1 इंटू बी की वैल्यू 6 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, क्या आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1/4 -6, यहाँ पे माइनस कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय -5। क्या बनेगा 2 इंटू 25/4/-5। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो जो टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। तो यहाँ से थीटा निकाल लें 135 आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। और अगर एंगल लाइंस के दरमियान निकालना है माइनस आ जाए तो क्या आंसर होगा 135। क्या आंसर होगा 135। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं 135 भी ऑप्शन में लिख देता हूँ। क्या आंसर आ गया जी 135। तो दोनों लाइंस के अंदर एंगल क्या होगा 135 होगा। क्लियर है बात ये वाली। अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालना है तो क्या करना है, आपने ये वाला फार्मूला याद करना है होमोजेनियस इक्वेशन का एंगल निकालने का। सिंपल फार्मूला यूज होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए चैप्टर से रिलेटेड। द परपेंडिकुलर पेयर
pair of the lines represented by 3x square minus xy plus 5y square equal to 0. ऑप्शन है 5y स्क्वायर माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. बीटा ऑप्शन है 5y स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. सी ऑप्शन है 5x स्क्वायर प्लस xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. डेल्टा ऑप्शन देखें ना नवदीप. सवाल ये है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की. ठीक हो गया. सवाल ये है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की. हमने वो पेयर बताना है जो इसके पेयर के परपेंडिकुलर. देखें ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो हमने दो ऐसी लाइनें बतानी जो इस पे परपेंडिकुलर हो. तो इसका शॉर्टकट देखें. परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन निकालने का तरीका ये है कि आपने दोनों के कोएफिशिएंट को बदल देना है. इन दोनों को चेंज कर दें और दरमियान वाले का साइन चेंज कर दें, सी आंसर आ जाएगा. तो याद रखिएगा अगर आपने परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख भी देता हूँ. ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये तो है इक्वेशन. अगर आपने इस पर परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन निकालनी है, जो पेयर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, शॉर्टकट क्या है, कोएफिशिएंट चेंज कर दो bx² और दरमियान वाले का साइन चेंज कर दो. तो ये आपके पास शॉर्टकट है परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन निकालने का. ठीक हो गया जी. ये है जी चैप्टर 4. हमने चैप्टर 4 भी कंप्लीटली पढ़ा है, कोई चीज़ इसमें मिस नहीं की. आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका टेस्ट अच्छी तरह सॉल्व करना है. इसके बाद हमारी टेस्ट डिस्कशन है वो भी हम प्रॉपरली करेंगे. ठीक है. कल इंशाल्लाह ताला चैप्टर 5 पढ़ के उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर देंगे. चैप्टर 5 में सिर्फ आपने, बल्कि उसको आप खुद ही करेंगे. चैप्टर 5 में हमने करना क्या है, जस्ट डेफिनेशन याद करनी है और 3.1 के कोई से दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, बस से ज़्यादा कुछ नहीं करना. चैप्टर 5 में से सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है, वो आपने खुद करना है. चैप्टर 5 की सारी डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है और 5.12 के कोई से भी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, डेट आर इनफ. इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट. चैप्टर 5 आपने पढ़ लेना है घर जाके. डेफिनेशन ज़रूर याद करनी, डेफिनेशन अक्सर आ जाती है. बाकी इंशाल्लाह ताला कल से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है.